शादी के बाद प्राइवेसी। राहुल और नीता की नई नई शादी हुई थी। काम वाली बाई शांता की वजह से उन्हें प्राइवेसी नहीं मिल पाती थी। दरअसल राहुल जब कॉलेज में था तभी राहुल की माँ उसे और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई थी शांता, जो सुबह से लेकर शाम तक घर का सारा काम करती और सबका ख्याल रखती थी। राहुल के पिता प्राइमरी स्कूल के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। वो भी पूरा दिन घर में ही रहते थे। शांता बाई का दिन भर घर में रहना नीता को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। नीता ने शांता बाई से एक दिन आखिर बोल ही दिया, शांता बाई अब मैं आ गई हूँ सबका ख्याल रखने के लिए, तुम सिर्फ सुबह शाम काम करने आया करो। शांता ने कहा ठीक है मैम साहब। उस दिन के बाद शांता बाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शांता बाई की दोपहर की गैरहाजिरी में कई छोटे छोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज्यादातर काम राहुल के पिता ये सोच कर लिया करते कि बहू की मदद हो जाएगी। लेकिन बहू सोचती कि ससुर जी को औरतों के काम में दखल देने की आदत है, उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, ना ही ससुर जी का घर में रहना और ना ही उनका बीच बीच में काम करना। एक दिन मौका देकर नीता ने राहुल से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें, सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उनको भी अपने हम उम्र लोगों का साथ मिल जाएगा। माँ जी के जाने के बाद उन्हें अकेलापन महसूस होता होगा, कहीं घूमने भी नहीं जाते, हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। राहुल ने नीता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबूजी को सब समझ में आ रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीते कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर चले गए और इत्तेफाक से इसी दौरान शांता बाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, नीता को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब राहुल रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और नीता का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम अभी भी करने थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में नीता को एहसास हुआ कि वो बिना कहे जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाली ये काम भी काफ़ी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन राहुल नीता से कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। नीता बड़ी खुशी खुशी सज धज कर तैयार हो जाती है। राहुल नीता को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी राहुल के हाथों में एक चाबी देता है। राहुल उस चाबी को लेकर चौल के कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से घर के अंदर राहुल नीता को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग, और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को अफोर्ड कर सकते हैं। राहुल का ये व्यवहार नीता के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर हम क्यों भाड़े में रहेंगे? राहुल उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वो हमारा घर नहीं है, वो बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर दोनों वापस घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते नीता के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुंचते ही उसने राहुल से कहा, माना कि ये घर बाबूजी का है, लेकिन क्या इस पर हमारा कोई हक नहीं है? राहुल ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन बाबूजी के बाद, जब तक वो हैं तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आनी चाहिए। सिर्फ हक के बारे में सोच कर अपना जिम्मेदारियां भूल कर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है? बाबूजी मेरा परिवार है, उनके बिना हमारा परिवार अधूरा है। नीता के पास राहुल के इन सवालों का जवाब न था। राहुल की इन बातों ने नीता की आंखें खोल दी। वो सोचने लगी, उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतना नीचे गिर गई कि ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। वो राहुल से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी। राहुल बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप राहुल के पिताजी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम, धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम जलेबी और कचौड़ी की सुगंध आ रही थी। ससुर ने बहू से कहा, वो राजू हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? नीता को अपने ससुर के प्रति विचार और उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं तब हम उनके विचार और प्यार को समझ नहीं पाते, और जब वो हमारे साथ नहीं होते तब हमें उनकी अहमियत पता चलती है। हमें सदा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, कभी उनका निरादर नहीं करना चाहिए, चाहे उनका बिहेवियर कैसा भी हो। हमें उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए। वो जो कर्म करेंगे वो उनके साथ जाएगा। हम जो जैसा जिसके साथ करेंगे
वो हमारे साथ जाएगा। नेकी का फल हमेशा भगवान हमें ज़रूर देता है, भले देर से ही सही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।